आज के शो में पाकिस्तानी मईशत के लिए एक और अच्छी खबर, फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी रेटिंग CCC कर दी। रुपए की कदर में मजीद बेहतरी की तवक्को एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन की जानिब से मजीद पेशन गोई। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। नाज़रीन, आज मुस्बत खबर से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। फिच की जानिब से पाकिस्तान की जो करेंसी रेटिंग्स हैं फॉरेन करेंसी, इनको अपग्रेड कर दिया गया है। एक मुस्बत साइन है, मुस्बत इशारिया है। इससे पहले हमने देखा है कि दीगर रेटिंग एजेंसीज IMF प्रोग्राम के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के बाद पाकिस्तान को ये जो उनकी रेटिंग्स हैं इनको दोबारा से रिवाइज कर चुकी हैं, ऊपर की तरफ अपग्रेड कर चुकी हैं। आपके सामने कुछ सीधा नुकात रख देते हैं। आज फिच की जानिब से जो फिच रेटिंग्स है इसकी जानिब से जो सामने रखे गए, इसमें कहा गया कि पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी पोजीशन है ये मजीद मुस्तहकम हुई है, मजीद बेहतर हुई है आफ्टर गोइंग इनटू द IMF प्रोग्राम। और पाकिस्तान को जो एक्सपेक्टेशंस हैं इनफ्लोज आने की, उस बारे में भी तफसीलन इसमें लिखा गया। इसे बताया गया कि जो SBA होने के बाद और जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट होने के बाद जिसका बोर्ड अप्रूवल होगा, तो फौरी तौर पर इमीडिएटली पाकिस्तान को $1.2 अरब की अमाउंट मिलेगी। और इसके बाद नवंबर और फरवरी अगले साल 2024 में पाकिस्तान को रिमेनिंग $1.8 अरब उन रिव्यूज के कंप्लीट होने के बाद मिलेंगे। इसके अलावा तकरीबन $3 अरब सऊदी अरब और UAE से डिपॉजिट्स मिलने का इम्कान है। तकरीबन $3 से $5 अरब दीगर नई मल्टीलैटरल सोर्सेज से मिलने की रकम तवक्को का इजहार किया गया है। और साथ साथ ये कहा गया कि क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में होने वाले प्लेजेस जो तकरीबन $10 बिलियन तक के थे, जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, इसके बाद उम्मीद है कि ये भी अनलॉक हो जाएंगे और पाकिस्तान को यह रकम मिल सकती है। साथ साथ यह भी इजहार किया गया कि पाकिस्तान का एक्सटर्नल जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो तकरीबन $4 बिलियन यानी तकरीबन 1% जो आपकी GDP है उसका रहने का तनासुब से तवक्कुआत का इजहार किया जा रहा है। तो फिच की जानिब से CCC रेटिंग करना पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी की, ये वो मुस्बत खबर है जिससे प्रोग्राम का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि इसके और क्या मुस्बत इंप्लीकेशंस इसकी आएंगी, पाकिस्तान की करेंसी के हवाले से क्या इसकी आ सकती है मुस्बत इसकी इंप्लीकेशंस। लेकिन आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी IMF प्रोग्राम पे गुफ्तगू करी। उन्होंने कहा कि किस तरह सबकी कोशिशों और से ये प्रोग्राम जो है हुआ और ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ। लेट्स हियर दिस कि उन्होंने क्या कहा। लेट्स हियर दिस। बड़ी मुश्किल से हमने IMF का प्रोग्राम किया और IMF के जो प्रोग्राम है ये कोई मिठाई नहीं है, ये कोई खुशहाली का दौर नहीं है, ये मजबूरी है। हमें पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना था। उस डिफॉल्ट के हवाले से क्या वजूहात थी मैं यहां पर बात नहीं करना चाहता, आप सब जानते हैं। लेकिन पूरी कोशिश के बाद अल्हम्दुलिल्लाह IMF का जो हमारा जो पहला स्टेप मुकम्मल हो गया। अब 12 तारीख को IMF की बोर्ड की मीटिंग है। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम वहां से जब मंजूर होगा तो पाकिस्तान पर इंशाल्लाह जो डिफॉल्ट, जो हमारे दुश्मन थे अंदर बैठे और बाहर, जो डिफॉल्ट के लिए अपना बड़ी दिन रात वो दुआएं कर रहे थे, अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह उनकी दुआओं को दफन कर दिया जो कि पाकिस्तान के मुखालिफ थे। इंशाल्लाह ये IMF का मंसूबा होगा। हम IMF की MD की भी, उनकी टीम की भी मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं इसाक डार साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, उनकी टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ, उन दोस्त ममालिक का, चीन का, सऊदी अरेबिया का, UAE का, इन सब का मैं बहुत शुक्रगुजार जिन्होंने अरबों डॉलर हमें इस मौके के ऊपर खड़े होने के लिए दिए। इसका मैं अगर आपका तफसील से तस्करा करूं तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। नाज़रीन, साथ साथ आपको ये बताते चलें कि फिच की जानिब से जो रेटिंग्स आज आई, इनमें बताया गया कि गवर्नमेंट जो एक्सपेक्ट करती है $25 अरब की ग्रॉस न्यू एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इन FY24, जिसके अंदर $15 अरब की जो पब्लिक डेट मेच्योरिटीज हैं, $1 अरब इन बॉन्ड्स एंड तकरीबन $3.6 बिलियन टू मल्टीलैटरल क्रेडिटर्स। इसके बारे में कहा गया कि ये ओवरऑल फंडिंग टारगेट्स आर एम्बिशियस। मजीद आपको पता चले कि आज एसर इकबाल साहब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में और उसकी अहमियत के बारे में उन्होंने क्या गुफ्तगू करी थी, ये भी आपको जरा सुना देते हैं। लेट्स ने क्या कहा बताते हुए थोड़ा सा अफसोस भी है कि पाकिस्तान जिसकी आबादी 23 करोड़ है, वहां पर सालाना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तकरीबन $1.5 अरब है, जबकि वियतनाम जो कि 10 करोड़ की आबादी है, हमसे तकरीबन निसफ साइज का मुल्क है,
वहां पे 28 से 30 अरब डॉलर सालाना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। इसी तरह म्यांमार जो है वहां पर, जिसे बर्मा कहते थे, वहां पर भी 4 से 6 अरब डॉलर सालाना की एफडीआई जाती है। आज दुनिया में 2 खरब डॉलर। तो नाज़रीन, ये है इस वक्त माशी सूरत हाल। फिश की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग्स का अपग्रेड होना और पाकिस्तानी मीशत को दरपेश चैलेंजेस जो सामना है, जिस चैलेंजेस का, उन पर भी तफसीलन गुफ्तगू और साथ साथ मुस्तकबिल का लाहेमल, ये तमाम एक मुख्तसर ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में अहम तरीन सवालात। फिच रेटिंग से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। खुर्रम शहजाद साहब माहिर मईशत प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आबिद सुर्री साहब माहिर मईशत SDP के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। दोनों खुशामदीद कहते हुए, खुर्रम शहजाद साहब, ये रेटिंग्स कितनी सिग्निफिकेंट है? आप क्या मैसेज बेसिकली फिच ने कहा क्या है पाकिस्तान की एक्सटर्नल और जो हमारी फाइनेंसिंग है उसके हवाले से कुछ आवाम को बताएं, और हम आप किस तरह इंटरप्रेट करते हैं इसको, इस रेटिंग को, अपग्रेड को? जी शुक्रिया सैफान, मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, ये अपग्रेड जो है आप ये समझ लें कि इस तरह से है कि ये पहले जो है डाउनग्रेड था। जब IMF प्रोग्राम में हम जा रहे थे, जाने से मुराद ये कि ऑफकोर्स हम जब लास्ट सितंबर में दोबारा से जो रिव्यू था, 8वां रिव्यू था शायद इस वक्त, तो 8वां रिव्यू जो हम करने जा रहे थे उसमें काफ़ी परेशानी हमें हुई। उसके बाद जब 9वां रिव्यू हुआ तो उसमें कुछ 6-8 महीने लग गए। इस दौरान हमारी जो डेट रीपेमेंट कैपेसिटी है, कर्जे वापस देने की इस्तिताअत, वो कम होती गई और इंपोर्ट्स पे जो है प्रेशर आया, आपको याद है, और फिर पाक रुपी पे प्रेशर आया। तो सारी रेटिंग एजेंसीज ने हमें डाउनग्रेड किया। हमारा ज़्यादातर ने जो आउटलुक है वो नेगेटिव कर दिया। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो एक मुल्क है उसकी जो कर्जा वापस देने की इस्तिताअत है या कैपेसिटी कह लें, एबिलिटी टू रीपे, वो बहुत कम हो गई है। तो वो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा उसका बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा महंगाई के ख़तरात बढ़ गए थे, बहुत ज़्यादा शॉर्टेजेस के ख़तरात बढ़ गए थे कंट्री में सप्लाईज़ की, जो ऑलरेडी आप फेस भी करते आए पिछले कुछ 8 महीने में जी। और उसके साथ साथ करेंसी का बहुत ज़्यादा नीचे जाना, इंटरेस्ट रेट्स का बहुत ऊपर होना, इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल बैठ जाना, और गवर्नमेंट की जो जनरेशन है टैक्स जनरेट करने की जो कैपेसिटी वो कम हो जाना, तो डेफिनेटली वापस देने की सलाहियत कम हो जाती है। अब क्योंकि IMF का स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट साइन हो गया है और 12 तारीख को जो बोर्ड की मीटिंग है उस पर अप्रूव हो जाएगा, ये होपफुली अप्रूव हो जाएगा, और 99% ऐसा ही होता है। तो ये अप्रूव होता है बोर्ड की लेवल पे एग्रीमेंट, तो $3 बिलियन, ना सिर्फ उसमें से $1 बिलियन हमें इनिशियली मिल जाएगा, बल्कि उसके साथ जो एसोसिएटेड इनफ्लोज है ना सैफान, वो बड़ा मैटर करते हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया, ये फिच ने भी इसको पॉइंट आउट किया कि सऊदी अरेबिया के $2 बिलियन जो कमिटेड हैं IMF प्रोग्राम के साथ लिंक्ड हैं। फिर उसके साथ साथ UAE का $1 बिलियन, और फिर साथ में कुछ रोल ओवर्स हैं चाइनीज़ की तरफ से भी, सऊदीज़ की तरफ से भी, डेट के, वो भी। और चौथी चीज़, जिनेवा में जो जिनेवा कन्वेंशन हुई थी जिसमें पाकिस्तान के जो फ्लड्स आए थे, इससे रिलेटेड उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए, रीबिल्डिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा $10 बिलियन की अमाउंट जो है कमिट हुई थी। तो ये भी कहा जा रहा है कि उसमें से भी कुछ अमाउंट आना शुरू हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें IMF के लोन के साथ एसोसिएटेड होती हैं, इसलिए ये पॉजिटिव है। इसे क्रेडिट रेटिंग पॉजिटिव कहते हैं, और मुझे लगता है कि S&P और जो मूडीज़ हैं वो भी अपनी रेटिंग्स आने वाले दिनों में, खासकर इस IMF की मीटिंग के बाद, वो पॉजिटिव कर सकती है। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इन्वेस्टर्स का, क्रेडिटर्स का, और आपकी दोबारा इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में जाने की जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे, और दोबारा आप यूरो बॉन्ड रेस कर सकते हैं मज़ीद। सही। और इसका इम्पैक्ट आबिद सुर्री साहब आप किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं? पहले आपसे भी पहले पूछ लो फिच रेटिंग्स के हवाले से, और क्या और मुस्बत खबरें इस तरह खुर्रम बता रहे हैं कि हमें दीगर मूडीज और जगह से भी आ सकती हैं इन द कमिंग डेज, आप एक्सपेक्ट करते हैं आबिद सुर्री साहब? जी, इसीलिए आपके प्रोग्राम पे भी और बाकी मैं बार बार ये दोहराता था कि IMF सिर्फ $1.2 बिलियन डील्स का नाम नहीं है जो कि एक ट्रांच में मिल जाएगी और बाकी नवंबर और फरवरी में मिलेंगी, बल्कि ये
बुनियादी तौर पे एक सर्टिफिकेट है जो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस, आपकी रेटिंग इंप्रूव करता है। इसमें ना होने का मतलब यह है कि क्रेडिट रेटिंग गिर जाती है। और आज जो फिच की रेटिंग है जो कि हमारी करेंसी को वैल्यूएट कर रही है कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे वो करेंसी को कोलैप्स होता हुआ नहीं देख रही। तो जिस तरीके से डॉलर का इनफ्लो बंद हो गया था, लोगों ने पैनिक में आकर डॉलर जखीरा करना शुरू कर दिए थे, इंटरबैंक और ग्रे मार्केट का रेट था उसमें काफी फर्क आ गया था। तो फिच ये कह रहा है कि जी इन द लॉन्ग टर्म रुपया जो है उसकी कदर मुस्तहकम रहेगी, और ये एक अच्छी खबर है। और इसी तरह की अच्छी खबरें हमें मूडीज और बाकी जगह से सुनने में आ सकती है जब हमारा इनफ्लो स्टार्ट होता है। अभी ना सिर्फ ये कि बायलैटरल हमें फंडिंग आएगी, बल्कि कुछ वर्ल्ड बैंक और एडीबी के फंड्स हैं, और जिनीवा प्लेजेस जो थी जिसमें कि ज्यादा बड़ा हिस्सा वर्ल्ड बैंक, एडीबी और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, उसका भी कुछ पोर्शन आने की तवक्को है। और पिछ ने इन सब इनफ्लोज को अपनी रेटिंग देते वक्त वो कंसिडर किया है। सही, तो ये मुस्बत है। लेकिन ये बताते चलें कि एक्सटर्नल खुर्रम शाह साहब जो एक्सटर्नल साइड के ऊपर प्रोजेक्शंस हैं ये कितनी ओवर एम्बिशियस हैं, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि नवंबर के अंदर एक रिव्यू होगा, फिर फरवरी में एक रिव्यू होगा 2024 में, और रिमेनिंग 1.8 बिलियन डॉलर्स फिर सऊदीया यूएई के अलावा भी हम कह रहे हैं कि मजीद मल्टीलैटरल सोर्सेस से तकरीबन 3 से 5 अरब डॉलर्स, और फिर हम साथ साथ ये भी हम तवक्को कर रहे हैं कि दीगर सोर्सेस से भी हमें पैसा आएगा। तो क्या हम ये ओवर एम्बिशियस तो नहीं है इस पूरी सूरत हाल में आपके नजदीक खुर्रम शाह साहब? ये और एम्बिशियस हम शायद हो रहे हैं इसमें। अच्छा। क्योंकि मुझे लगता है कि जो 6 महीने हैं ये काफ़ी टफ होंगे, ये इतने आसान नहीं है। क्योंकि इसमें एक तो हमें तकरीबन जो है 5 से 6 बिलियन डॉलर्स की कर्जों की अदायगी करनी है, नंबर 1। सेकेंडली हमें कोई 6 बिलियन डॉलर्स चाहिए हैं अपनी इकॉनमी को रन करने के लिए। कहते हैं ना करंट अकाउंट डेफिसिट आपने करना है, इंपोर्ट्स खोलनी है, और आईएमएफ ने ये कहा है कि आपने इंपोर्ट्स खोलनी है, नहीं खोलनी तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट फिर अगले रिव्यूज़ पे आएगा। और पाक रुपये को भी आपने जो है वो रिलेटिवली खुला छोड़ना है मार्केट में, ताकि जो है इंपोर्ट्स पाक रुपये और डॉलर की जो पैरिटी है वो अगर डिमांड की वजह से नीचे जाती है तो उसकी वजह से इंपोर्ट्स न्यूट्रलाइज हों ऑटोमेटिकली। ये बेसिकली आईएमएफ का कहना होता है कि मार्केट ड्रिवन चीज़ें होनी चाहिए, कि करेंसी को आप छोड़ेंगे तो जो इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा होगा उसको जब करेंसी महंगी लगेगी या इंपोर्ट्स महंगी लगेगी तो इंपोर्ट्स कम करेगा। तो ऐसे न्यूट्रलाइज करें रादर देन ये कि आप ज़बरदस्ती इंपोर्ट्स करोगे, जो कि मेरे ख्याल में अप्रोच टू एन एक्सटेंट ऐसा ही होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये है कि 6 महीने में आपको करेंसी में स्टेबिलिटी आ सकती है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म होगी। मैं नहीं देखता कि अगले 2-3 सालों में रुपये बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज होगा अनटिल एंड अनलेस हमारे पास फ्लोज एक्सपोर्ट्स से सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव ना हो, हमारे पास एफडीआई सिग्निफिकेंटली जो है वो ना आए अगले कुछ सालों में, जिसकी वजह से हमें एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट पहले देना पड़ेगा। इतनी जल्दी इन्वेस्टमेंट नहीं आती है, क्योंकि आपके साथ इंडिया खड़ा है, बांग्लादेश खड़ा है, चाइना खड़ा है, कंपेटिटिव कंट्रीज खड़े हैं, जिसके अगेंस्ट आपने उनसे बेहतर प्रोडक्ट देनी है उनको, ताकि इन्वेस्टर आपकी तरफ राग़िब हो। तो आज का दुनिया बहुत अच्छा, खुर्रम शाह साहब की आवाज़ हम तक इस वक्त इसमें खलल में। अच्छा, आप आबिद शोएब साहब हम रिकनेक्ट करते हैं खुर्रम शाह साहब आपसे भी। आबिद शोएब साहब ये बताइएगा आपके नज़दीक कितना ओवर एम्बिशियस है? कुछ सोर्सेज का तो हमने जिक्र भी किया है अभी खुर्रम साहब से भी। एक इसमें जो हमें क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में प्लेजेस हैं फ्लड्स की सूरत में $10 बिलियन, हम ये जनवरी में जो प्लेजेस थे हम ये कह रहे हैं कि आफ्टर द आईएमएफ प्रोग्राम हमें उम्मीद है कि ये भी पैसे हमें मिलेंगे। आर यू होपफुल कि ये पैसे ये मैच्योर होंगे? विल दीज प्लेजेस मैच्योर एंड वी विल रिसीव दिस अमाउंट, या ये सिर्फ प्लेजेस ही रहेंगे? आबिद शोएब साहब देखिए, ये जो प्लेजेस हैं ये प्रोजेक्ट फंडिंग के लिए, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए, जाहिर है उसके लिए पाकिस्तान को टैंजिबल डूएबल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट करना होंगे। लेकिन ये अभी तक सिलसिला इसलिए आगे नहीं बढ़ सका था कि इसमें से 10 मिलियन में से $8.5 बिलियन जो है वो तो वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का था, और इन तीनों अदारों की जानिब से ये शर्त आयद कर दी गई थी कि पाकिस्तान जो है अगर वो IMF के अम्ब्रेला में आता है, अगर उसको IMF का लेटर ऑफ कंफर्ट मिलता है तो फिर वो आगे चलेंगे। तो अब अगर बोर्ड जो है होपफुली 1-2 रोज में वो अप्रूव कर देता है पाकिस्तान के लिए फंड, तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़ा आसान हो जाएगा रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, NDMA के लिए कि वो, या प्लानिंग कमीशन के लिए कि वो अपने प्रोजेक्ट्स बनाए और प्रोजेक्ट्स बना के इन अदारों को दे। सारे एकदम से तो नहीं आएंगे लेकिन सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसी तरह से जो रोल ओवर्स हैं, जो
सऊदीया और चाइना से जो एडिशनल सोर्सेज जी। हैं उसकी तो ऑलरेडी पाकिस्तान को कमिटमेंट मिल चुकी है। एंड आई होप कि जब ये सिलसिला शुरू होता है पाकिस्तान का IMF के साथ, तो वहां से भी डॉलर्स का फ्लो जो है वो आना शुरू हो नहीं तो जाएगा। आप नहीं समझते कि ओवर एम्बिशियस है कि अगर हम ये जो सोर्सेज जो फाइनेंसिंग की इन्फ्लोज हैं हम ओवर एम्बिशियस हैं इसको लेकर, या यू थिंक दीज आर रियलिस्टिक टारगेट्स? आप इसके साथ मेरा नहीं ख्याल कि अगर हम IMF के साथ अगर हम कोई एडवेंचर ना करें, कोई वहां पे पॉलिसी मिसस्टेप ना हो, तो ये कोई बहुत एम्बिशियस टारगेट नहीं है। नहीं। और साथ साथ करेंसी के ऊपर प्रेशर की खुरम कह रहे थे कि अब आपको लगता है कि आप साहब के करेंसी प्रेशर रहेगा हमें इन द नियर टर्म और इन द लॉन्ग टर्म एज वेल, कि जो पेमेंट्स आगे इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस हटनी है, फिर जो करंट अकाउंट डेफिसिट है? जी देखिए, जब इंपोर्ट में से पाबंदियां जैसे हट रही हैं और 6000 के करीब जो कंटेनर इस वक्त पोर्ट पे फंसे जी। हैं, उनकी क्लियरेंस में फॉरेन एक्सचेंज जब यूटिलाइज हो रहा होगा तो जाहिर है कि रुपए पे प्रेशर तो आएगा, लेकिन ये सारा जो डॉलर इनफ्लो आना शुरू हो जाएगा, उससे वो जो जंप्स लग रही थी रुपए की कदर को, एकदम से 20-25 रुपए ऊपर चला गया या 15-20 रुपए नीचे आ गया, वो वॉलेटिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी और एक रेंज बाउंड हो जाएगा जो भी उसका रेट फाइनल आता है। और दूसरा ये होगा कि इंटर बैंक और जो ओपन मार्केट के दरमियान जो रेट का डिफरेंस था जो कि 25-30 रुपए पे चला गया था, वो अब नैरो होकर रेंज बाउंड हो जाएगा। तो वो जो हमारी सारी लीगल रेमिटेंसेस वो भी हुंडी हवाला के जरिए आना शुरू हो गई थी, तो कम से कम जब वो बैंकिंग चैनल के जरिए आएंगी, जब पैनिक बाइंग में खरीदे गए डॉलर जो है वो लोग मार्केट में निकालना शुरू कर देंगे, सेल करना शुरू कर देंगे, चूंकि उनको अंदाजा होगा कि यह अब एक स्टैग्नेंट इन्वेस्टमेंट बनती चली जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि रुपया जो है उसकी कदर एक रेंज बाउंड रहेगी, वो उसमें जो वल्नरेबिलिटी या बहुत ज्यादा जो वॉलेटिलिटी थी वो खत्म हो जाएगी इस डील के बाद। मतलब एक रेंज में आपको लगता है ये प्रिवेल करेगा? मैं खुर्रम साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी रुपये के ऊपर आउटलुक लूंगा, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक नाज़रीन हमारे साथ रहेगा और फिर हम लेंगे कि IMF की जानिब से क्या पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में सियासत हो रही है, मुदाखलत हो रही है, मुलाकातें हालिया थी, क्या था ये IMF की प्रैक्टिस में ग्लोबली होता है नहीं होता, ये जो एक्सपर्ट्स हैं क्या समझते हैं? आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। रिसेंटली पाकिस्तान के सियासी महाज पर हमने देखा कि IMF की तरफ से कुछ मुलाकातें हुई, इसके बाद तनकीद का सिलसिला भी हुआ। कुछ लोगों ने तो कहा कि हाँ जी, अगर कंसेंसस के लिए IMF मिल रहा है अपनी पॉलिसीज और अपने फ्रेमवर्क को लेकर या ऑब्जेक्टिव्स को लेकर, देन इट्स ओके। लेकिन कुछ ने कहा कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, खासतौर पर आयशा गौस पाशा की स्टेटमेंट के तनाजुर में, जब इससे पहले IMF ने पाकिस्तान में मौजूदा हालात का एक पुरअमन और आइन के मुताबिक हल की बात की थी। और अब IMF की स्टेटमेंट में कहा गया था कि हेड ऑफ इलेक्शंस वो चाहता है कि अपने पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर एक कंसेंसस या फिर इस हवाले से वो मुशावरत जो है सियासी जमातों से कर सके। क्या ये वाकई में IMF ग्लोबली भी करता है, इंटरनेशनली भी ये प्रैक्टिस है या नहीं है, या खास पाकिस्तान में ये फुटप्रिंट्स हमें नजर आ रहे हैं IMF के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में? खुर्रम शहजाद साहब, योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस? सफान, वैसे तो रेयरली देखा गया है कि IMF जो है वो इंटरवीन कर रहे पॉलिटिकल जो है वो अरीना में जी। उसका ज़्यादातर काम यही होता है कि वो बेसिकली जो बात करता है इकोनॉमिक पॉलिसी पे, फाइनेंशियल स्ट्रेटजी पे और एक्सटर्नल स्ट्रेटजी पे, मॉनेटरी पॉलिसी पे और फिस्कल पॉलिसी पे ऑफ कोर्स। तो जो इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उस पर वो डेफिनेटली बात करता है, बट पॉलिटिकल एरिया उसने ये मेंशन भी किया, आपने देखा होगा अपनी कुछ उन्होंने ब्रीफिंग्स में ये कहा भी है कि वैसे तो हम पॉलिटिकली इंटरवीन नहीं करते, ये हमारा मैंडेट नहीं है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान थोड़ा सा एक्सेप्शनल जो है ना अब एंटिटी बनता जा रहा है, उसकी वजह क्या है, वो कैसे बनता जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा इस वक्त IMF के प्रोग्राम जो है वो अवेल किए हैं, 23 प्रोग्राम अवेल किए हैं, पाकिस्तान टॉप पर है और ये 24वां प्रोग्राम जो है वो होने जा रहा है। और उसके साथ साथ 23 प्रोग्रामों में कोई खातिर खा हमने कोई बेहतरी नहीं ले कर आए हम अपनी इकोनॉमी में, इसलिए हम 24वें प्रोग्राम में जा रहे हैं। तो और दूसरा ये कि जिस जंक्चर पे हम खड़े हैं, जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं इस वक्त, वो पॉइंट ऐसा है कि जहाँ पे पॉलिटिकल चेंज आना है, और IMF ने ये प्रोग्राम आपको उस वक्त दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। IMF ने प्रोग्राम आपको उस वक्त दिया है जब आपको ये पॉलिटिकल चेंज होने जा रहा है। 3 जो है ये चेंज ऑफ गार्ड्स होंगे। पहला ये होगा कि ये गवर्नमेंट जाएगी, फिर इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, इंटरिम गवर्नमेंट फिर जाएगी और फिर नई गवर्नमेंट आएगी।
तो ये चेंज ऑफ गार्ड्स के वक्त प्रोग्राम देना ये बहुत बड़ी बात है, ये भी अनयूजुअल है। तो इसलिए IMF ने ये पॉइंट आउट किया कि और हमने ये भी तो किया है ना कि हर गवर्नमेंट आके जब वो अपोजिशन में होती है तो वो IMF के खिलाफ बात करती है, अब जब वो पार्टी चली जाती है गवर्नमेंट के अंदर तो IMF के लिए फिर वो IMF को जो है वो अवेल करने की कोशिश करते हैं। तो IMF खुद ही अब सोचने पर मजबूर हो गया है कि मैं तो अब पॉलिटिकल पार्टी से ही बात करूँ सबसे, ताकि सबको ऑन बोर्ड ले लूँ कि भाई जब तुम आ जाओगे तो तुम ये हरकत तो नहीं करोगे जो ये कर रहे हैं, या अगर तुम हुकूमत में नहीं होगे तो फिर अपोजिशन में ये तो नहीं करोगे जो ये कर रहे हैं, इनके खिलाफ करोगे। ये मजबूरी एक तरह से थी और ये सही भी हुआ है कि IMF ने पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लिया है, जो उन्होंने ये समझा कि ये सारी 3-4 बड़ी पार्टीज हैं जिनसे बात की जाए, जिनसे आज ही हम एक जो है कंसेंसस क्रिएट कर लें। और ये हमें खुद करना चाहिए था, बाय द वे IMF ने किया है, तो हमें खुद करना चाहिए था, खुद बैठ के सारे स्टेक होल्डर्स कि जी हम एक पॉइंट पर इकट्ठे हैं और IMF से कहें जी हम एक ही हैं, आप आएंगे तो हम आपके लिए जो प्रोग्राम्स होंगे उनको हम कमिटेड होंगे उस पर। तो मेरे ख्याल में ये IMF का ये कहना कि अनप्रेसिडेंटेड तो नहीं है, बट रेयर केस है जिसमें IMF ने और रेयर केस है, लेकिन आप कहते हैं कि जस्टिफिकेशन इसकी है पाकिस्तान के सियासी हालात में। लेकिन आबिद साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू से पहले क्या फिर इस पर मजीद गुफ्तगू करते हैं कि क्या आपके नजदीक ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस है फ्रॉम द IMF? ख्याल है कि ये चैटम हाउस रूल पे हमेशा से होता रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान जैसी तमाम इकोनॉमीज यहाँ पे के पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इकोनॉमी पे पॉलिटिक्स करती हैं, या जो इकोनॉमिक रिफॉर्म को मुल्क कमिट करता है जो कि पॉलिटिक्स की नज़र हो जाता है। तो IMF की कोशिश होती है वो गेज करना चाह रहे होते हैं दूसरी पार्टीज का मौक़िफ़ जो कि हुकूमत में नहीं, तो उनका मकसद जो है वो पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं करना होता या पॉलिटिकल मामलात में डिस्टर्ब करना नहीं होता, वो दूसरी पार्टी का मौक़िफ़ जानना चाह रहे होते हैं। जैसे आपको याद होगा कि जब PTI हुकूमत ने स्टेट बैंक ऑटोनॉमी बिल जो था जब वहाँ पे वो मंजूर हुआ तो उस वक्त उसकी अपोजिशन ने कहा था कि हम हुकूमत में आने के बाद ये वाली जो तरमीम है स्टेट बैंक के लॉ में ये स्क्रैप कर देंगे। तो जाहिर है कि IMF को एक एश्योरेंस चाहिए होती है अपने प्रोग्राम में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो रही होती हैं। और अगला क्योंकि सिर्फ ये प्रोग्राम नहीं, SBA के बाद मार्च 2024 में आपको अगला भी एक 3 से 5 साल का प्रोग्राम चाहिए। और IMF इस वक्त चाहेगी कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, मौजूदा हुकूमत वाले या जो केयर टेकर सेटअप में आ सकते हैं या वो लोग जो कि इलेक्शन के बाद आ सकते हैं या अपोजिशन में होंगे जो कि इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अपोज कर रहे होंगे ड्यू टू देयर ओन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, तो उनके साथ जाके डिस्कशन करें, थोड़ा सा उनसे फीलर लेने की कोशिश करें वो किस तरीके से इन प्रोग्राम्स को आगे वो सपोर्ट करेंगे या इनको रेजिस्ट करेंगे। और हमें इसको इन मीटिंग्स को इसी कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहिए। सही, लेकिन हमने ये देखा है कि अभी उसके बाद भी पॉलिटिक्स हुई, नैरेटिव बिल्डिंग भी हुई, साथ साथ CPEC को लेकर भी सियासत हुई। आबिद साहब अगर आपने देखा हो तो एक स्टेटमेंट एहसान इकबाल साहब की आई, फिर उन्होंने उसकी क्लैरिफिकेशन दी। उस स्टेटमेंट में ये किस तरह से ये कोट किया गया कि जैसे चीन ये चाहता था कि इमरान खान साहब या कोई एडवेंचर उस पर एस्टैब्लिशमेंट ना करें, 2018 RTS इलेक्शन मैनूवरिंग ना की जाए। फिर आज एहसान इकबाल साहब ने कहा कि उनका मकसद कुछ और था, कुछ बिजनेस कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने कहा था। तो ये अब IMF के साथ भी लेकर हमने यही कहा है कि सियासत जोड़ी गई है। आप CPEC वाली स्टेटमेंट में क्या समझते हैं आबिद साहब, क्या ऐसा हुआ होगा वाकई में आपके नजदीक? मेरा नहीं ख्याल, देखिए चाइना जो है, चाइना में एक बाकी लैंडर्स की तरह के बराबर से खूबी ये है कि चाइना ने कभी भी किसी मुल्क के, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, उन्होंने किसी भी मुल्क के डोमेस्टिक मामलात में मुदाखलत अभी तक उसके एविडेंसेस नहीं मिले और पाकिस्तान में भी नहीं मिले। हर हुकूमत के साथ इवन IMF का प्रोग्राम वो भी हुकूमत पाकिस्तान का प्रोग्राम होता है और चाइना जो है वो पाकिस्तान का दोस्त है, जो भी हुकूमत आती है वो उससे अच्छे ताल्लुकात होते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि हमारे दोस्त ममालिक जो है इनकी कोई पर्सनल लाइकिंग या डिसलाइकिंग है या उस बेसिस पे वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं हुकूमत पाकिस्तान के कौन सी पार्टी हुकूमत में है कौन सी अपोजिशन में। सही। और खुर्रम साहब आपके नज़दीक जो रिफॉर्म्स हमने IMF से एग्री कर दिए हैं, ये कर तो दिए हैं, लेकिन कितना कठिन और मुश्किल सफ़र है ये आगे हमारे लिए, और आवाम के लिए कितना कठिन है और हुकूमत के लिए इनको इम्प्लीमेंट करना कितना मुश्किल है? क्या कोई सियासी हुकूमत ये कर सकेगी या इसके लिए हमें एक न्यूट्रल केयर टेकर जो टेक्नोक्रेट अजीब जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं ये सब ज़रूरत होगी? खुर्रम साहब देखिए, एक तो बात इसमें यह है कि जो करेंसी को मार्केट ड्रिवन करना है या मार्केट बेस करना है वो तो लगता है कि वो हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, उसमें कोई इतना बड़ा इशू होना नहीं चाहिए। उसके साथ जो कॉन्सिक्वेंशियल इम्पैक्ट्स हैं वो हमें देखने होंगे, क्योंकि उसकी वजह से फिर आपको बताया चीज़ें महंगी हो सकती हैं
और ज़्यादातर हमारी करेंसी का फ्लोट इतना नहीं है, लिक्विडिटी इतनी नहीं है, उसकी सप्लाई में भी वो उस तरह से सप्लाई नहीं है रिलेटिव टू डॉलर्स, या उसकी कन्वर्टेबिलिटी इतनी नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात कि रुपये को जो है इतना ज़्यादा आप ट्रेड नहीं कर सकते दुनिया में और लोकल भी, तो इसलिए मुझे लगता है ये कि रुपये में वीकनेस जो है वो कंटिन्यू करेगी। ऑब्वियसली थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी एक स्टेबिलिटी आ सकती है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी बेहतरी आ सकती है, इनफैक्ट आपकी पैरिटी इंप्रूव हो सकती है, बट वो सस्टेन नहीं करेगी। और इसी के साथ फिर बिजली की कीमतें बढ़ाने का कहा IMF ने कि जी बिजली की कीमतें आप बढ़ाएं, गैस की कीमतें बढ़ाएं, एनर्जी का जो है वो सर्कुलर डेट ख़त्म करें। इसकी वजह से मुझे लगता है कि महंगाई में जो है कंटिन्यूटी रहेगी। आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि महंगाई बहुत नीचे आ जाएगी। हाँ, सप्लाई खुलने की वजह से इंपोर्ट्स की और इसी के साथ साथ आपकी रुपये की शॉर्ट टर्म की स्टेबिलिटी में थोड़ा सा एक आपको रिस्पाइट मिल सकती है, महंगाई में थोड़ी सी कमी हो सकती है फॉर 2-3 मंथ्स। बट मुझे लगता है कि ये जो बिजली की कीमतें हैं, फिर इलेक्शन हैं आगे, कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट मेरे ख्याल में वो अफोर्ड नहीं कर सकेगी कि आगे जो है वो रात ना दे। एक आध महीने में आप देखिएगा कोई ना कोई अनाउंसमेंट्स आएंगी ज़रूर, नहीं आती तो बहुत अच्छी बात होगी और एक स्ट्रिक्ट जो है डिसिप्लिन के साथ यही इस वक्त हम कर सकते हैं। और कोई हमने एडवेंचर किया तो हमारी इकोनॉमी के लिए, मैक्रोस के लिए अच्छा नहीं हुआ, इवेंचुअली वो एक आम आदमी के लिए आगे जाते हुए वो मुसीबत का बायस बनेगा। सही। और अभी आपने कहा था कि जो सियासी जमातों का कंसेंसस IMF ने लिया है, तो क्या ये अब ऐसा हो सकता है कि मुमकिन तौर पे किसी भी जमात की हुकूमत आती है आगे और वो इस प्रोग्राम को अब उस पर मैंडेटरी है कि दे कैन नॉट रिवर्स फ्रॉम दिस आफ्टर दीज मीटिंग्स? क्या हम ये समझे इन मीटिंग्स का मतलब ये था दे आर लीगली बाउंड टू फॉलो दिस, ये है मकसद? देखिए जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैंडेटरी तो जाहिर नहीं है, हमारी हुकूमत सॉवरन है और जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपना मौक़िफ़ चेंज भी कर सकती हैं, लेकिन थोड़ी सी अगर आप कॉमन सेंस देखें तो अगले इलेक्शन जो है उसके बाद जो भी हुकूमत आएगी उसको IMF प्रोग्राम में हर हालत में जाना है। उसके बगैर आपके अगले 2 से 3 साल की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जो है वो नहीं हो पाएगी। तो अगर इलेक्शन जीतने वाली जमात या जमातों को IMF में ही जाना है तो जाहिर है कि वो नहीं चाहेंगे कि IMF के साथ उनकी रेपो जो है वो खराब हो या वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंचे, जिसकी वजह से उनको अगला प्रोग्राम लेने में दुश्वारी हो या मुश्किल हो। सही, लेकिन क्या मतलब इसका इस पे क्योंकि पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्डिंग भी हो सकेगी, नहीं हो सकेगी कि ये हुकूमत थी IMF के आगे लेट गई, झुक गई, फिर क्या खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा? आपने देखा IMF को लेकर कितनी सियासत इस मुल्क में होती है। क्या इन मुलाकातों के बाद इसमें कुछ कमी आएगी क्योंकि इलेक्शंस आगे हैं? आबिद साहब देखिए, इस पर यकीनन कमी आनी चाहिए। इस वक्त तमाम कंटेस्टेंट पार्टी जो मेजर हैं वो असवाए जमात इस्लामी या JUI जिनको के डायरेक्ट हुकूमत बनाने का मौका नहीं मिला, ये सारी जमातें जो हैं ये तनहा भी और ये कोलिशंस में भी इंक्लूडिंग JUI या IMF प्रोग्राम में जा चुकी हैं। और चूंकि ये IMF प्रोग्राम में जाती रही हैं, जा चुकी हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें ये कहना हो कि IMF के साथ प्रोग्राम कर लिया तो वो लेट गए या उन्होंने तमाम शराइत जो है वो तस्लीम कर ली। तो 1954 ऑनवर्ड जनरल अयूब के ज़माने से अभी तक हर हुक्मरान या हर हुक्मरान अलायंस जो है वो IMF का बेनिफिशरी रहा है और अभी आने वाले चंद इलेक्शंस में भी यही सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। तो इस पर सियासत करना जो है वो बनता नहीं है, उसूली तौर पे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, उसूली तौर पे नहीं होना चाहिए, लेकिन अब ये देखते हैं कि होता ही नहीं होता। खुर्रम शाह साहब, आपका रुपये पे आउटलुक क्या है ये लास्टली अगर क्योंकि सम अप कर सकेंगे, आप क्या समझते हैं इन द नियर टर्म? क्योंकि यहाँ पर प्रेडिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। एक्सचेंज कंपनी की स्टेटमेंट में कोट कर रहा हूँ जो एसोसिएशन के मलिक बोस्तान साहब हैं, इस प्रोग्राम में भी उन्होंने कई बार कहा है कि 270 आ गया है तो अब 250 आना कोई बड़ा मसला नहीं है, 20 रुपये का फ़र्क है, वो भी हो जाएगा ख़त्म कुछ दिनों के अंदर। तो 250 की उम्मीद लगा के बहुत से लोग बैठे हुए हैं। आप क्या कहते हैं खुर्रम शाह साहब? देखिए जी, एक नंबर कोई कोट करना तो बहुत डिफिकल्ट होता है। मुझे लगता है कि थोड़ी सी कमी हो सकती है डॉलर की कीमत में, यानी कि रुपया थोड़ा इम्प्रूव कर सकता है। आप उसे 10 रुपये कह लें, 15 रुपये कह लें, 7-8 रुपये कह लें, पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि थोड़ा सा इम्प्रूव करने के बाद क्या सस्टेन करेगा या और नीचे आएगा या नीचे आके रुक जाएगा एक जगह, ये मुझे नहीं लगता। क्योंकि आगे इम्पोर्ट्स ज़्यादा हैं, आगे पेमेंट्स हमारी ज़्यादा हैं। अभी हमारे इतने इनफ्लोज नहीं अरेंज हुए जितने होने चाहिए थे। इवन यहाँ से 10 अरब डॉलर भी आप रिजर्व्स में रख लें, जो कि होने चाहिए मेरे ख्याल में 1 महीने में, ताकि इंटरिम गवर्नमेंट को मौका मिले, एक अच्छी उसे एक सपोर्ट, एक बेस मिले, ये गवर्नमेंट छोड़ के जाए, ये सारे मटेरियलाइज़ करके जाए, सऊदी अरेबिया, कतर, UAE, इन सब के रोल ओवर्स मटेरियलाइज़ करके जाए। उसके बाद जो इंटरिम गवर्नमेंट आए वो भी कोशिश करे कि IMF के प्लान के हिसाब से चले, कोई ऐसा एडवेंचर ना हो। ऑब्वियसली वो करेगी भी नहीं क्योंकि उसका मैंडेट इतना नहीं होता। और एक स्मार्ट गवर्नमेंट आए, कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट आए इंटरिम भी, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड होगा पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि एक इंटरिम गवर्नमेंट जो है शायद
पहली मरतबा हुई होगा कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है IMF प्रोग्राम को उसका रिव्यू आगे लेके चलेगी, फिर नई गवर्नमेंट आए उसको भी अच्छा एक बेस मिले ताकि वो नया प्रोग्राम कर सके। तो बात यह है कि सस्टेनेबल मुझे नहीं लगता PKR की वीकनेस कंटिन्यू करेगी अनटिल एंड अनलेस हम रिफॉर्म्स नहीं करते, जो हमारे बहुत ही ज़्यादा मच नीडेड पेंडिंग रिफॉर्म्स है, फिस्कल हो, गवर्नेंस रिफॉर्म्स हो, एक्सटर्नल रिफॉर्म्स हो, सारे रिफॉर्म करते और 1 आध साल 2 साल का अर्सा लगेगा ये सब करने में। उस वक्त मुझे नहीं लगता कि रुपया जो है स्टेबल होगा या कहीं सस्टेन करेगा या उसकी वैल्यू में इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया खुर्रम शाह साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर आबिद सुरैई साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। यू कैन राइट योर फीडबैक ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। IMF प्रोग्राम, फिच की रेटिंग्स और साथ साथ इसकी इंप्लीकेशंस, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की मीशत के ऊपर और आने वाले इलेक्शंस, IMF की जानिब से क्या अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हुई है। फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।